नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात लखीसराय की, जहां पर 23 अक्टूबर को अगवा दीपक को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है और नक्सलियों के चंगुल से रिहा होने के बाद दीपक अपने परिवार के बीच मौजूद है। खुशी का माहौल परिवार में देखने को मिल रहा है। 23 अक्टूबर की शाम से दीपक को अगवा करने के बाद नक्सली उसे अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद इस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। एक नक्सली को इस दौरान ढेर कर दिया गया था और तस्वीरों में पहली तस्वीर जब दीपक को अगवा किया गया था, वहीं दूसरी तस्वीर अपनी मां के साथ दीपक घर के लोगों के बीच मौजूद है। बताया जा रहा है कि पुलिस दबिश के बाबत नक्सलियों ने दीपक को रिहा किया है। चौकड़ा राजपुर गांव से अगवा किया गया था दीपक को और दीपक के घर लौट आने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। माता पिता ने जहां खुशी जाहिर की, वहीं दीपक ने 3 दिनों की अपनी पूरी आप बीती सुनाई है और ये भी बताया कि उसे कैसे रिहा किया गया। उधर था सर पहाड़, पता नहीं कौन सा। शाम में हमको वही कितना बजे टाइम तो मालूम नहीं था सर, पूरा मुंह ढका रहता था। उधर से भी हम 7-8 घंटा कंटिन्यू चले सर, तो फिर वहाँ कहीं उतारा हमको और मुंह खोल दिया, बोला पीछे नहीं घूमना है नहीं तो गोली मार देंगे। आगे लाइट था गांव का शायद, तो बोला सीधे तुम जाते रहो, हम यहाँ से तुमको देखते हैं। तो सर हम वहाँ से दौड़ के गए तो अंदर गाँव गए, तो वही हमको लगता है 10-11 बज रहा होगा रात। तो गाँव वाले से हम पूछे, गाँव में भी आदमी नहीं था, किसी तरह कोई मिला है वो बाइक वाला, शायद वहाँ कोई भोज भात हो रहा था। तो हम पूछे कौन सा जगह है, तो वो बोला कि कजरा है। मतलब स्थिति बड़ी नाजुक है, बुरा हाल है भैया। तो पहले तो प्रशासन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो, बोल नहीं पा रहे। हाँ, अब तो हम बहुत खुश हैं। ऐसे तो मेरा आँख आंसू सूख गया, खाली बेटे शब्द निकलता था आँख से, मुंह से बार बार खाली है बेटा निकल रहा था कि हमारा बुढ़ापा का कौन ठेक बनेगा, कैसे हम दोनों का जिंदगी कटेगा। और पटना में मद्य निषेध विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। मद्य निषेध विभाग को 300 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। साथ ही साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विदेशी शराब की 300 कार्टन को जब्त किया गया है। इस मामले में 2 तस्कर गिरफ्त में आए हैं। पुलिस की टीम इन तस्करों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। विनोद जी, मैंने लाई तो वहाँ पर से पूछ ले उधर ले। और बालू के अवैध खनन के मामले में अब छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। ईओयू की टीम ने अब एक-एक करके इन तमाम छोटे अधिकारियों की जिनकी संलिप्तता बालू के अवैध उत्खनन से जुड़ी हुई सामने आई है, उस पर अब शुरू कर दी है अपनी कार्रवाई। और छपरा के डोरीगंज के पूर्व थानाध्यक्ष हैं संजय प्रसाद, इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मुजफ्फरपुर और बेतिया के पैतृक आवास पर यह छापेमारी इस वक्त हो रही है। आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ बालू माफियाओं और दलाल से 60 गांठ कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले थे, जिसके बाद ईओयू की टीम ने थानाध्यक्ष संजय प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और देखिए, कोरोना केसेस भले कम हो गए हों लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। इसके बावजूद कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ नजर आता है कि लोग अब इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। केसेस बढ़ने की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। सरकार के तमाम गाइडलाइंस के बावजूद लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। और जो तस्वीर हम आपको सीतामढ़ी जिले की दिखा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही किस कदर है, उसकी एक छोटी सी बानगी मात्र रही है। कोरोना जांच के मामलों को लेकर किसी तरह की कोई सजगता नहीं बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर लगातार दूसरे प्रदेशों से लोगों की आवाजाही, चूंकि पर्व और त्योहार का मौसम है और ऐसे में इन लोगों के यहाँ पर पहुंचने के बाद जो सरकारी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए था, लेकिन सीधे तौर पर उसकी अनदेखी की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर और आप तस्वीर देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर काफी गहमा गहमी है और लगातार ट्रेनें यहाँ आ रही है और बड़ी तादाद में जो देश के महानगर में
लोग रहते हैं वो अब पर्व त्योहार के इस मौसम में अपने घर को लेकर वापस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है। अभी जो ट्रेन आई है उसमें से सैकड़ों की तादाद में जो पैसेंजर है वो रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि संभावित जो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और जो स्टेशन पर कोरोना जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर कोरोना जांच की व्यवस्था नहीं है। एंटीजन जांच की यहाँ पर व्यवस्था कभी कभार होती है। और देख सकते हैं कि पर्व त्योहार का यह मौसम है, इसमें एंटीजन जांच की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। काफी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। तो ये गंभीर लापरवाही कही जा सकती है, जिला प्रशासन की लापरवाही से कही जा सकती है, स्वास्थ्य विभाग की से लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर लगातार सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किया है कि नियमित रूप से जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोरोना महामारी को संभावित जो है तीसरी लहर उसको किसी भी तरीके से रोकी जा सके। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है इस मामले में। और काफी तादाद में सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर लोग आ रहे हैं, लेकिन कोरोना जांच की यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब बात लालू प्रसाद की, जिनकी दिनचर्या अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। जी हाँ, एक तरफ वो जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कल चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को, और उससे पहले कल 27 अक्टूबर को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद यादव। और मीडिया से बातचीत करने के दौरान तेज प्रताप यादव ने ये अंदेशा भी जाहिर किया, एक तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं कि कल लालू के साथ वो मौजूद रहेंगे चुनावी सभाओं के दौरान। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। लालू प्रसाद यादव की दिनचर्या जो है वो अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है और कल लालू प्रसाद यादव जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए पटना से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। पहला इनका जनसभा जो है वो तारापुर में होगा और दूसरी जनसभा जो है वो कुशेश्वर स्थान में। लालू चूंकि अस्वस्थ हैं, बहुत ही उनका जो सेहत है वो अभी बेहतर नहीं कहा जा रहा है, इस कारण से लालू प्रसाद यादव जो है वो सिर्फ एक दिन जो है अब तक जो उनका प्रोग्राम शेड्यूल जो है वो तैयार हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ एक दिन जो है वो चुनाव मैदान में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वो वोटरों से वोट की अपील करेंगे देने की। और यहाँ ये भी बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो कल शाम जो है लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास आए थे। लालू प्रसाद से उनकी लंबी मुलाकात हुई, तकरीबन 4 घंटे तक वो अपने पिता के साथ रहे। और उसके बाद जब वो इस आवास से निकले, राबड़ी देवी के आवास से अपने आवास के लिए निकले, तो जो गुरु मंत्र लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को दिया था, अक्षरशः उसका उन्होंने अनुपालन किया। और एक बड़ा हमला जो है वो नीतीश कुमार पर किया। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को अपना गुरु को नहीं भूलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार का गुरु बताया और गुरु बताते हुए ये कहा कि गुरु मंत्र जो है वो लालू प्रसाद यादव ने सियासत का नीतीश कुमार को दिया था और उसके बल पे ही नीतीश कुमार जो है वो राजनीति में आए और अभी वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं, तो इस बात को उन्हें नहीं भूलना चाहिए। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने इस दौरान एक बड़ी बात भी कही, चूँकि अब तक तेज प्रताप यादव जो हैं वो चुनाव प्रचार करने आरजेडी के प्रत्याशी को लेकर के चुनाव मैदान में नहीं गए हैं, लेकिन जब लालू से वो मिले तो उन्होंने ये कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव बोलेंगे तो वो चुनाव मैदान में जाएंगे, अपने पिता के साथ चुनाव प्रचार करने जाएंगे और जाकर के जो वोटर हैं उनसे आरजेडी प्रत्याशी के हित में वोटरों से वोट की अपील करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और मेवालाल के आकस्मिक निधन की वजह से तारापुर विधानसभा सीट पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं। 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और इस सीट से मेवालाल के निधन के बाद जेटीयू ने उनके बेटे को चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन बेटे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि वो चुनाव प्रचार जरूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके माता पिता का विधानसभा क्षेत्र है और वो इसके साथ न्याय नहीं कर सकते थे और इसी वजह से
चुनाव लड़ने से मना किया है। यहाँ पर ये जो हम लोग का परिवार है, नीतीश जी का जो परिवार यहाँ पर है, मैं उनको समय नहीं दे पाऊँगा अच्छे से। तो एक सबसे बड़ा कारण वही था कि हम नीतीश सर को बोले कि सर प्लीज़ किसी और को चुना जाए। हम फिर राजीव भैया का मतलब कि अपने मम्मी पापा के क्षेत्र के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, इस वजह से आप हाँ नहीं कर पाते, इंसाफ नहीं कर पाते, पूरा समय नहीं दे पाते, ना हम यहाँ के रह पाते, ना हम परिवार के रह पाते। इसी को देख के हमने राजीव भैया का नाम प्रपोज किया और आज आप लोगों से मांग रहे हैं कि आप उन लोगों को वोट दीजिए और उनको जिताइए। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं, युवा क्या सोचते हैं, युवाओं की सोच क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनसे उनकी राय, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। कुशेश्वर स्थान में चुनावी महफिल सजी है और मुद्दों की बात की जा रही है तो कोई जाति की बात की जा रही है। हर नेता जो है अपने स्तर से पूरे दावे ठोक रहा है और पूरी मशक्कत कर रहा है, लेकिन कुशेश्वर स्थान में आज हम जानेंगे कि यहाँ के जो युवा हैं वो क्या चाहता है, कुशेश्वर स्थान में किन मुद्दों पर वो वोट देना चाहता है, वो क्या चाहता है कि कुशेश्वर स्थान में क्या हो और नेताओं के जो दावे हैं उससे हट करके नेता क्या सोचते हैं। युवा, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। इस बार युवा एक बड़ी भूमिका चुनाव में निभा रहे हैं। एक युवा होने के नाते कुशेश्वर स्थान में आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे होना चाहिए क्या, एजुकेशन का। और एजुकेशन में भी मतलब कुछ अलग हट का एजुकेशन होना चाहिए ना, कुछ टेक्निकल फील्ड का यहाँ पे मतलब बहुत अभाव है, वो सब का होना चाहिए। और यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी होना चाहिए। ये सब हम लोग का मेन मुद्दा है, यही हम लोग चाहते हैं। एजुकेशन के मामले में यहाँ पे कॉलेज है आपका कुशेश्वर स्थान में? कॉलेज है लेकिन बस नाम का है, उतना पूरा स्थिति पूरा चरमराया हुआ है, कुछ भी नहीं, मतलब समझिए बस नाम का कॉलेज है। मतलब 6-6 महीना पानी भरा रहता है, कुछ भी नहीं, कुछ देखने के लिए कोई नहीं आता है, ये सब। तो इस बार आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच करके किन उम्मीदवारों को? सबसे मेन मुद्दा हम लोग करेगा रोजगार। हम लोग को रोजगार मिलेगी, पहले तो एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद ही रोजगार मिलेगी, ये हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, आप क्या सोच करके वोट देने जाएंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि एरिया का विकास हो, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ मतलब अच्छे से हो, रोड जैसे बाढ़ की स्थिति गड़बड़ रहती है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हमको तो लगता है यहाँ पे जैसे आप भी आए होंगे देखेंगे यहाँ का सड़क का क्या हाल है, मतलब कहीं मेन रोड छोड़ने के बाद आपको कहीं सड़क नहीं नजर आएगी। यहाँ पे तहसील भूषण हजारी 3 साल विधायक, मतलब 3-5 विधायक रहे, यहाँ पे सड़क का उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क यहाँ पे जरूरी है कुशेश्वर स्थान में। स्पोर्ट्स के बिना जो है वो कहते हैं कि शिक्षा पूरी नहीं होती है। तो कुशेश्वर स्थान के जो युवा है वो चाहता है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी मिले, कॉलेजों में पढ़ाई हो, यहाँ पे सड़कें अच्छी हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो बेहतर हो, रोज़गार मिले ताकि यहाँ का विकास हो सके। तो यहाँ के जो युवा हैं उनकी उम्मीदें हैं कि जो उम्मीदवार इन सबों पर खरा उतरेगा उसे ही वोट दिया जाएगा और चुनाव में जिताया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 कुशेश्वर स्थान। पाश्चात्य संगीत के दौर में जहां लोक नृत्य और गीत दोनों ही विलुप्त हो रहे हैं, युवा इससे दूर जा रहे हैं, वहां इस दौर में पूर्णिया के अमित कुमार ने लोक नृत्य कलाकार के तौर पर अपनी एक पहचान बनाई है। सिर्फ वो इस गुर को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि इससे छात्र और छात्राओं को जोड़कर उन्हें शिक्षित भी कर रहे हैं, उन्हें सिखा और पढ़ा भी रहे हैं। जी हाँ, उनकी ये कोशिश अब सिर्फ 1-2 छात्रों तक सीमित नहीं है। तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने अब तक लोक नृत्य के साथ जोड़ा है, जिन्हें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके इसी कार्य की वजह से तकरीबन पिछले 20 सालों से वो इस कार्य में लगे हुए हैं। पूर्णिया में सरकारी और निजी विद्यालयों में जाकर छात्राओं को लोक नृत्य की शिक्षा वो दे रहे हैं और अब तक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चों को वो लोक नृत्य सिखा चुके हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने उन्हें प्राइड ऑफ बिहार सम्मान से सम्मानित भी किया है। तो मैंने स्कूल में लगभग अपने 20 वर्षों का मेरा तजुर्बा है बच्चों के बीच में काम करने का, और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल सारे में जाके मैं बच्चों को लोक नृत्य का प्रशिक्षण देता हूँ। और मैं खुद भी एक परफॉर्मर हूँ, तो बहुत सारे मंच, नेशनल लेवल के मंच, स्टेट लेवल के मंच, युवा उत्सव में
और कई तरह के प्राइवेट संस्थाओं के भी जो बड़े बड़े मंच हैं उस पर भी मैंने परफॉर्मेंस दिया है। सर इतना अच्छा डांस सिखाते हैं कि करने में बहुत मन लगता है। हम लोग काफ़ी घंटों तक प्रैक्टिस भी करते हैं और उस डांस को चाहते हैं सबसे अच्छा करें, जैसा सर चाहते हैं वैसा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपने सीखा है वो अभी जो कर रहे थे वो कौन सा था? ये कजरी था। ये मतलब हम लोग अभी जस्ट ही हम लोग सीखे हैं। तो हम जो यहाँ स्कूल में डांस सीखते हैं, उनके टीचर अमित सर हैं, हम उनसे डांस सीखते हैं। वो हमें यहाँ से करीबन 6 साल से डांस सिखा रहे हैं। वो लोकगीत डांस सिखाते हैं और अभी हम लोग सभी कोई 9-10 की लड़कियाँ हैं जो कि अभी कजरी डांस सीखने रही हैं और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। हम लोग के एक्सप्रेशन किस तरह से करना है वो हर एक चीज़ बताते हैं। जिसका गलती होता है वो भी उनको बेहतरीन करके बताते हैं। संगीत और नृत्य सिखवाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें हमारे कोरियोग्राफर अमित कुंवर जी का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार अभी लोक कला पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है और हम लोग भी चाहते हैं, मेरी एक इच्छा है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो धरोहर थी लोक कला, उसको संयोजे और इसमें अमित जी का बहुत बड़ा योगदान है। कजरी लोक नृत्य ना सिर्फ बिहार बल्कि यूपी में भी काफ़ी चर्चित रहा है और यह बिहार और यूपी का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और पूर्णिया के कलाकार अमित कुमार बच्चों को, जो खास करके सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें लोक नृत्य सिखाते हैं। और आज के डेट में अगर बात करें तो अमित कुमार कोई अनजान नहीं है, बल्कि इनकी ख्याति बिहार से लेकर देश के कई हिस्सों में है। अब तक हजारों बच्चों को इन्होंने लोक नृत्य सिखा चुके हैं और अब तक कई अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इस बीच बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर 5 लोगों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले गुटनी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ चौकीदार को भी सस्पेंड किया गया है। आपको बताते चले कि 5 लोगों की मौत के बाद डीएम ने जांच टीम का गठन किया था और जांच टीम गांव में पहुंचकर जांच अपनी शुरू कर चुकी है। इस बीच एक बड़ी कार्रवाई की गई है एसपी की तरफ से। बेल्लौर और बिलौरी गांव में 5 लोगों की मौत हुई है। परिजनों ने शराब पीने से मौत की हालांकि बात कही। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर किन वजहों से इन लोगों की मौत हुई, लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन लोगों की जान गई है। और सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सिवान से। मृत्युंजय, इस कार्रवाई को ये माना जाए कि जो लोगों के आरोप हैं शराब पीने की वजह से मौत हुई, इसे पुलिस भी मानती है और तभी ये कार्रवाई की गई है? जिस तरह से लगातार 2 दिन में 5 लोगों की मौत हुई है तो पूरी तरह से गांव में दहशत का माहौल हो गया था। और चूंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सबका पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत के कारणों के पीछे वजह क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टया सिवान एसपी अभिनव कुमार ने, जो गुटनी थाना प्रभारी है राजेश कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया है। वहीं गाँव के एक चौकीदार है, उनको भी कार्रवाई की गई। यानी इस मामले में 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया इनकी लापरवाही लगती है कि आखिर अगर 5 लोगों की मौत हुई है तो आखिर कैसे मौत हो गया। जैसे कि ग्रामीणों का भी कहना है, क्योंकि उस गांव में मैं अभी मौजूद हूँ, ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पहले अचानक कहीं पे शराब का सेवन किया गया था। उसके बाद अचानक एक एक करके सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद एक एक करके 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सिवान अगर प्रशासन की बात की जाए तो सिवान प्रशासन 2 लोगों को बीमारी से मौत बता रहा है। वहीं 3 लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया गया है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो जो सिवान प्रशासन है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार कर रहा है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक लापरवाही देखते हुए सिवान एसपी अभिनव कुमार ने 2 लोगों पर जो जांच टीम पहुंची, लोगों से मुलाकात करती नजर आई, परिजनों से बातचीत करती नजर आई, उस टीम का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने है? जी देखिए, जो कल मेडिकल टीम आई थी और एडीएम ने कई अधिकारी यहाँ पे थे, एक एक करके सारे लोगों से पूछताछ की आखिर क्या वजह है कि वहाँ पे एक एक करके मौत हुई है। तो सभी रिपोर्ट कलेक्ट करके और जिला अधिकारी को दिया जा रहा है और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर जो टीम आई थी उन्होंने क्या फीडबैक दिया। क्योंकि सारा जो रिपोर्ट है वो डिपेंड कर रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो अधिकारी है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मौत के वजह के कारणों का पता चल पाएगा कि किस वजह से मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए।